प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी आजमा ले, वो तो होकर ही रहेगा। क्योंकि लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थ, जो लिख दिया गया है उसको मिटाने वाला कोई भी समर्थ नहीं, वो होकर ही रहता है। महाराज विजय सिंह का इकलौता पुत्र जयसेन देशाटन कर जब वापस अपने यहां पर आता है, कंचनपुर नगर के अंदर जोरदार उसके स्वागत की तैयारियां होती है। महाराज विजय सिंह स्वयं उसे लेने के लिए नगर द्वार पर पहुंचते हैं। राजमहल में पहुंचने के पश्चात वार्तालाप के दौरान जयसिंह अपने पिताश्री से कहता है कि पिताश्री, देशाटन करने में बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। कहां कहां गया, कैसे गया, सब कुछ बताया। और एक बहुमूल्य वस्तु जो भेंट देवगढ़ के नरेश रामसेन जी ने दी थी, कहा था कि मेरे मित्र को ये दे देना, उसने अपने पिता के समक्ष रखते हुए कहा कि ये महाराज रामसेन ने दिया है। अच्छा, तो तुम देवगढ़ भी गए थे? अरे वाह, क्या बात है। पिताश्री, मैं घुमा तो बहुत जगह हूं, अंत में जब वहां गया तो सोचा क्यों नहीं आपके मित्र से भी मिल लूं। यदि उन्हें पता चल जाता कि मैं आकर चला गया तो शायद वे नाराज हो जाते। यही सोचकर मैं वहां पर गया। अरे, तुमने तो बहुत अच्छा किया, पर तुम खाली हाथ गए थे उनके पास, या कुछ दिया भी? हाँ पिताश्री, भला मैं ये गलती कैसे कर सकता था। यथा योग्य उनको बहुमूल्य उपहार मैं उनके लिए लेके गया था। तो तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत समझदारी से काम किया। कितनी बहुमूल्य वस्तु उन्होंने भेंट की है। वे मेरे बचपन के सखा हैं। हाँ पिताश्री, आप कई बार उनके बारे में मुझे बता चुके। और बाकी की यात्रा कैसी रही? बाकी क्या कहूं पिताश्री, बहुत कुछ अच्छा रहा, पर बस उसने पर ऐसा कह के छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं बोल पाया। इधर विजय सिंह और राजकुमार जय सिंह की माता विनयवती दोनों सोचने लगे, पर का मतलब क्या? शायद आपने जो इनके साथ में सैनिकों को भेजा था, अपने बेटे को अच्छा नहीं लगा, वो स्वतंत्रता से भ्रमण नहीं कर पाया है। शायद यही बात उसको खटक रही होगी, इसलिए वो पर करके उसने छोड़ दिया। राजा जयसिंह, राजकुमार जयसिंह की बात सुनकर महाराज विजय सिंह भी सोचने लगे, हो सकता है, क्योंकि इसने मुझे जाते वक्त भी कहा था कि आप मेरे साथ में किसी को मत भेजो, मैं एकाकी जाना चाहता हूं। रानी के हाँ में हाँ मिलाते हुए महाराज विजय सिंह ने भी बोला कि हाँ, शायद ये हो सकता है। फिर अब क्या करें? दोनों को चिंता सताने लगी। जवान बेटा है, मन की अभिलाषा जब मन में ही रह जाती है तो कुछ भी कर सकता है। एकाकी आधी रात को निकल गया घूमने के लिए, तो हम क्या कर लेंगे? चिंता सताने लगी। क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा। राजा ने कहा, मुझे इस पर काटना अच्छे से आता है। वो कैसे? अरे, इसको बांध लिया जाए। रानी समझी नहीं। तुम जवान लड़के को बांधोगे और वो कब तक उसमें बंधा रहेगा? रानी की तरफ स्मित हास्य हंसते हुए महाराज विजय सिंह बोले कि मैं उस बंधन में बांधने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसे 7 फेरों के बंधनों के अंदर बांधने की बात कह रहा हूं। जल्दी से जल्दी इसका विवाह कर दिया जाए, बस हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। पर हम तो लड़के वाले हैं ना, हम कैसे किसी के पास जाएंगे? कोई ना कोई आते ही हम
देख लेंगे इसके योग्य है या नहीं और फटाफट इसका विवाह कर लेंगे, तो शायद ये पर की बात ही नहीं करेगा। इतने में एक दासी आती है जो कि राजकुमार के परिचर्या में सतत सदैव तैयार रहती थी। उसने आकर महाराज का अभिवादन किया, महारानी का अभिवादन किया और कहने लगी कि एक बात, आपकी जो चर्चा चल रही है उसी में मैं कुछ बोलना चाहती हूं, आप अन्यथा ना लें। राजकुमार के बातचीत के दौरान मुझे यह पता चल चुका है कि देवगढ़ की राजकुमारी राजकुमार के मन मस्तिष्क के अंदर ही नहीं, दिल में भी बस चुकी है और वे कृत संकल्प है कि मैं यदि विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। महाराज विजय सिंह और महारानी विनयवती एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारा राजकुमार देवगढ़ की राजकुमारी को पसंद करता है। हर्ष मिश्रित स्वर में महाराज बोले कि फिर तो देखना ही क्या, वो तो मेरा बाल सखा है, जरूर हम यह प्रस्ताव उनके पास रख सकते हैं। और फिर वही बात आई कि हम तो लड़के वाले हैं, पहल हम कैसे क्या करें। इधर राजकुमार जयसिंह ने भी कहा था कि पिताश्री, महाराज आपको आमंत्रित कर रहे हैं और कह रहे थे कि मेरा बाल सखा तो बाद में भूल ही गया और अब राज्य की धुरा को तुम वहन करने में अत्यंत सक्षम हो, तुम राज्यभार को संभालकर तुम्हारे पिता विजय सिंह और महारानी विनयवती को देवगढ़ भेज दीजिएगा। कुछ दिन रहेंगे तो अच्छा भी लगेगा। पर उस समय जय सिंह ने कहा था कि महाराज आप ही चलिए सपरिवार, ताकि उसके पीछे उसका मकसद था कि मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता आपकी लाडली को भी देख लेंगे तो प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा, मैं भी खुल के बात कर सकता हूं। पर महाराज रामसेन ने यह बात टाल दिया और कहा कि उनको तुम भेजो। कई दिनों से, कई वर्षों से हम लोग मिले नहीं। बातों बातों में जय सिंह ने ये बात भी अपने माता पिता से कही। विनयवती बोल उठी कि जब स्वयं राजा भी हमें बुला रहा है और हम भी कई सालों से गए नहीं है, तो चलो हम जाके मिल के आते हैं और हमारी होने वाली बहू को भी देख के आते हैं, राजकुमारी को भी देख के आते हैं। नेकी और पूछ पूछ राजा और रानी दोनों सैन्य दल के साथ देवगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, देवगढ़ पहुंचने के बाद राजकुमारी को ही सारी व्यवस्था संभालनी थी। उनके रहने की, खाने की, पीने की, विश्राम की, भ्रमण की, सब कुछ जिम्मेदारी राजकुमारी ने अच्छी तरह से समझ ली थी। चंद्रवती थी ही ऐसी विचक्षण, अद्वितीय बुद्धिमत्ता की थी। थोड़े से समय में ही, 2 दिन के अंदर ही महाराज विजय सिंह और महारानी विनयवती राजकुमारी के ऊपर फिदा हो गए। सोचने लगे कि हमारे पुत्र की परख सचमुच में अद्वितीय है, लाखों में एक है। इसने तो सचमुच में एक रत्न चुन लिया है। स्त्री रत्न ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोनों अपने पुत्र की चॉइस के ऊपर गदगद थे, बहुत खुश थे। पर बात कैसे करें? प्रश्न वही आ गया। विजय सिंह की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मैं पहल कैसे करूं, मैं तो लड़के वाला हूं। आज तो सब समान हो गया, पहले की स्थिति बहुत अलग थी, विचित्र थी। आखिर विनयवती ने ही कहा, इसमें इतना संकोच करने की क्या बात है? कोई बात नहीं, बात छेड़ो, उनसे पूछो खाना किसने बनाया है, बात बात में निकल जाएगा तो
रास्ता भी सुगम हो जाएगा। बातों ही बातों में हम पूछ लेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक विश्वास है कि खाना और ये जो भोजन है स्वादिष्ट राजकुमारी चंद्रवती ने ही बनाया होगा। तो बातों बातों में हम विवाह की भी बात कर लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि स्त्री की जो मनोभावना रहती है, स्त्री का जो स्वभाव रहता है, तह तक जाने का रहता है। और बातों ही बातों में कौन सी बात कब कहनी है, ये स्त्री भली भांति से जानती है। इस मामले में पुरुष कई गुना स्त्री से पीछे रहता है। यही हुआ। बातों ही बातों में जब बैठे थे सभी, इधर महाराज रामसेन और उनकी अर्धांगिनी रानी मंगला, और इधर महाराज विजयसेन और इनकी रानी विनयवती, वार्तालाप चल रहा था। इसी बीच विनयवती ने पूछ लिया, इस खाना बहुत स्वादिष्ट था आज का, किसने बनाया? मंगला ने कहा, और कौन बनाएगा, मेरी बिटिया राजकुमारी चंद्रवती ने ही बनाया है। वाह, पाक कला के अंदर तो आपकी बेटी जबरदस्त है, अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाया। पाक कला में नहीं, मेरी लड़की 64 कलाओं में निपुण है। महाराज विजय सिंह ने कहा कि आज से 10 साल पहले जब मैं आया था, तो आपने तो कहा था मेरे 5 बेटे हैं, इनको राखी बांधने वाली कोई नहीं है, और राखी के दिन ही शायद मैं आया था तो 5 बेटे उदास थे। तो फिर ये कहां से आ गई, ये तो 18 साल की है। रामसेन ने कहा, मित्र तुमसे क्या छुपाना, आज से 8 साल पहले अपने राजभवन के पीछे जो नदी बहती है, पता नहीं कौन इसका दुश्मन था, उसने लकड़े की पेटी के अंदर इसको डाल दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। पर नसीब अच्छा हमारा, हमें कोई कन्या तो थी नहीं। रानी की ध्यान गई, मंगला ने जब देखा तो पेटी मंगा ली गई, खोला तो उसके अंदर यह चंद्रवती निकली। क्योंकि चंद्रवती का नाम सुनते ही अपने बेटे के मुंह से भी महाराज विजय सिंह को खटका था कि ये तो पटेल की लड़की का नाम भी चंद्रवती ही था, तो जरूरी यही होनी चाहिए। विधि के विधान को बदलने वाला राजा हमेशा इसी बात के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता था कि कहीं ये वही तो लड़की नहीं है जिसके साथ मेरे बेटे का विवाह में संपन्न करने जा रहा हूं। दोस्तों, कैसी विचित्र दशा होती है। आखिर जब पता चला कि ये तो वही किसान की लड़की है, थके हारे थे, विश्राम के लिए अपने अपने कक्ष के अंदर चले गए। राजा ने अपने कक्ष में पहुंचते ही विनयवती से कहा कि महारानी, ये राजकुमारी हमारे बेटे के साथ विवाह करने योग्य नहीं। विनयवती ने कहा कि महाराज आखिर क्यों, सर्वगुण संपन्न है, क्या कमी है इसके अंदर? मैंने आपको कह दिया ना, नहीं तो नहीं। राजा का स्वर थोड़ा कठोर हो चुका था। विनयवती ने कहा कि आखिर मुझे पता तो चले, शायद आप इसके वर्तमान को जानते होंगे, यह मैं समझ सकती हूं। क्योंकि जैसे ही महाराज रामसेन ने कहा कि पेटी के अंदर बहा के आई, तो जरूर आप इसके संपूर्ण परिवार को भी जानते होंगे। क्या यह हमारे कुल के बराबर वाली नहीं है? ये कौन है? मैं भी जानना चाहती हूं। क्योंकि दोस्तों, स्त्री प्रत्येक रहस्य को जानने की कोशिश करती है, और रहस्यमय कोई ऐसी बात हो तो स्त्री जानकर ही रहती है, और जब तक उसे मालूम नहीं होता है तब तक वो चैन से रह भी नहीं सकती। और दोस्तों, ऐसी कोई गोपनीय बात भी हो तो स्त्री उसे अपने पेट में बचा के नहीं रह सकती, तो बता ही देती है। मैंने कई बार देखा है
अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को कुछ पता चलता था तो मेरी मम्मी के पास आकर बोलते थे कि देखो भाभी, मैं आपको बता रही हूँ, किसी को बताना मत। मैं सोचता था उस समय, अरे पर किसी को बताना ही तो तुम क्यों बता रही हो? पर स्त्री का स्वभाव रहता है, वो पेट में भी नहीं रख सकती है और दूसरे के पेट से कैसे निकलवाना है कोई बात, इसमें एक नंबर माहिर रहती है। यही था। महारानी विनयवती भी अपने पति के पीछे पड़ गई और कहने लगी, आपको मुझे आज तक आपने मुझे सब कुछ बताया है, यह रहस्य भी मैं जानना चाहती हूँ, क्या है? अंत तो गत्वा संपूर्ण हकीकत, प्रारंभ से लेकर अंत तक, अब तक महाराज विजय सिंह अपनी रानी विनयवती को यथार्थ रूप से बता देते हैं। इस तरह से मैंने पेटी में डालकर इसे रवाना किया, क्योंकि ये कृषक कन्या है, किसान की बेटी है, और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा राजकुमार, हमारा घर परिवार उस किसान की बेटी को अपनी पुत्रवधू बनाए। ये वही लड़की है। तो क्या हुआ महाराज, क्या कीचड़ के अंदर कमल नहीं खिल सकता है? नहीं खिलता है। पर राजा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो विधि के विधान को मिटाना चाहता था, पर रानी ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। वो कहने लगी कि मेरे बेटे को भी ये पसंद है, अन्यथा वो दूसरे से विवाह कर ही नहीं सकता है, तो आप क्यों अपनी जिद पर तुले हुए हो? आप नहीं जानते हो, प्रत्येक बुद्ध द्विमुख ने भी एक साधारण चित्रकार की कन्या से विवाह किया था। महाराज ने कहा, मैं जानता हूं, पर वह चित्रकार की कन्या अत्यंत बुद्धिमती थी, साक्षात सरस्वती का रूप थी। मैं ये नहीं होने दूंगा। इसकी बुद्धि कैसी है, क्या सिर्फ पाक कला के अंदर निपुण हो जाना ही सब कुछ नहीं होता है? तुम समझने की कोशिश करो। रानी को झिटकारते हुए, फटकारते हुए महाराज विजय सिंह ने करवट ली और दूसरी तरफ मुंह करके सोने का नाटक करने लगे। दोस्तों, रानी भी थोड़ी देर विचार करती रही, चिंतन में डूबी रही, और उसने भी अपना मुंह फेर कर सोने की चेष्टा की। दूसरे दिन महाराज विजय सिंह वहां से जाना चाहते थे, पर महाराज रामसेन ने कहा कि आज राज्यसभा के अंदर आइए, देखिए, कुछ सजेशन आपके हो तो मुझे जरूर दीजिए, क्योंकि महाराज विजय सिंह अत्यंत सुचारू रूप से अपने राज्य का संचालन करने में दक्ष थे। राजा का यह प्रस्ताव वे अस्वीकार नहीं कर पाए और राज्यसभा के अंदर दोनों मित्र चले गए। राजा के बराबर ही उनका भी सिंहासन लगाया गया, दोनों मित्र बैठे थे। काफी समय हो गया, एक समस्या के अंदर, एक विवाद के अंदर दोनों की दोनों उलझे हो गए। बात यह थी कि एक विवाद राजा के सामने आ गया था। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों एक पैसों से भरी हुई थैली का विवाद लेकर उपस्थित हो चुके थे। एक हलवाई था और दूसरी तरफ दो भाई थे। हलवाई कहने लगा कि ये पैसों की थैली मेरी है, और दोनों भाई कहने लगे कि ये पैसों की थैली हमारी है। जब पूछा गया मंत्रियों द्वारा और राजाओं द्वारा, दोनों राजाओं ने पूछा इसमें कितने पैसे हैं, तो दोनों भाइयों ने फटक से बता दिया इसमें इतने इतने पैसे हैं। गिने गए तो उसमें उतने ही पैसे निकले। और हलवाई कहता था, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं ये पैसा मेरा है। माना कि मैं इसमें कितने पैसे नहीं बता पाया हूं, पर मेरी दिन भर की कमाई है, पूरे दिन का मेरा जो व्यापार है वो मैंने इसमें डाल के रखा है। उसके बोलने से, उसके हाव भाव से, उसके चेहरे से सत्यता टपक रही थी। पर न्याय तो वस्तु स्थिति को देखकर ही किया जाता है। हलवाई बता नहीं पाया था और इन्होंने एक एक पाई का हिसाब दे दिया था कि पूरे पैसे हमारे और इसमें इतने पैसे हैं।
उसके बाद गिने गए थे। राजा ने आखिर इसका निर्णय, इसका जवाब हम कल देंगे, क्योंकि बहुत समय हो चुका था और किसी भी निर्णय की स्थिति पर नहीं पहुंचे थे। तो कल राज्यसभा के अंदर इसका जवाब दिया जाएगा, न्याय किया जाएगा, ऐसा कहकर दोनों को काल कोठरी के अंदर डाल दिया, पक्ष विपक्ष वालों को। और महाराज रामसेन अपने मित्र विजय सिंह के साथ में अपने राजमहल में आ गए। सायंकाल के खाने के लिए बैठे ही थे। चिंतातुर चेहरे को देखकर चंद्रवती ने कहा, पिताजी आज क्या बात है? आप बहुत ज्यादा चिंतातुर। आपके आनंद से स्पष्ट मैं महसूस कर रही हूं कि समस्या काफी गंभीर है। महाराज रामसेन और विजयसेन दोनों देखते रह गए। आखिर रामसेन ने बता दिया कि हाँ, समस्या ही कुछ ऐसी है बेटा। उस समस्या का निराकरण ना तो मैं कर पाया हूं, ना मेरा मित्र विजय सिंह कर पाया है। हम दोनों हताश हो गए, निराश हो गए और उठकर हमने कहा कि इसका निर्णय हम कल देंगे और राजमहल में वापस आ गए। चंद्रवती हंस पड़ी, जोर से हंसते हुए उसने कहा कि पिताजी आप भी ना, इतनी छोटी सी समस्या है और इतना सारा आपने टेंशन ले लिया है, आखिर क्यों? उसने कहा, बेटा ये समस्या इतनी छोटी कैसे है? न्याय तो कभी भी सबूतों के साथ में होता है और ये सुनिश्चित है कि वो दोनों ठग हैं। पर सब कुछ सुनने के बाद सारी प्रजा भी यही कहेंगी कि इन्होंने पैसे बराबर बताए और पैसे उतने ही निकले हैं। हम चाहकर भी अन्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने कल पे छोड़ा। और हलवाई के चेहरे से लगता था कि हलवाई सच है, पर सबूत कुछ भी नहीं। यही तो कह रहे हूं पिताश्री, न्याय की तुला के ऊपर तोलना इतना कठिन भी नहीं है ना, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। आप एक काम करो, उन पैसों को पानी के अंदर डालो। यदि पानी में चिकनाहट आ गई, क्योंकि मिठाई वाला है तो उसके हाथ मिठाइयों के ऊपर भी जाएंगे तो घी तो लगेगा ही ना, तो उन पैसों को घी भी लगा होगा, तो पानी में जाते ही चिकनाहट आएगी, तैरेगा पानी के ऊपर। समझ जाओ वो हलवाई के पैसे हैं और वो ठग है जो उन्होंने दिन भर में कितने पैसे कौन क्या क्या खरीद रहा है वो गिनते रहे होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। पर यह उपाय अचानक दोनों को, महाराज रामसेन और विजयसेन को जच गया। ये बेटी तो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि की है। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ और न्याय हो गया, हलवाई के ही पैसे थे। अब विनयवती महाराज विजय सिंह से कहने लगी कि महाराज अब क्या प्रॉब्लम है? चंद्रवती अपने बेटे को भी पसंद है और चंद्रवती साक्षात सरस्वती का दूसरा रूप है। जो न्याय आप दोनों मिलके भी नहीं कर पाए, इसने चुटकी के अंदर सुनते ही बता दिया। दोस्तों, राजा को भी आखिर मानना पड़ा। स्त्रीहट, राजहट है तो स्त्रीहट भी है। और इस तरह से रानी ने, विनयवती ने विजय सिंह को आखिर मना ही लिया और कहा कि देखो, विधि के विधान को मिटाने वाले तुम कौन होते हो? यदि विधना ने साक्षात्कार देकर तुम्हें बताया है तो होकर ही रहेगा। और तुमने क्या नहीं प्रयास किया इसको मारने का, पर क्या तुम उसमें सफल हो पाए? नहीं हो पाए ना। तो बस इस राजकुमारी के अंदर कोई कमी नहीं है और अब वो किसान कन्या नहीं रही, तुम्हारे मित्र रामसेन की पुत्री है। उस हिसाब से इसे स्वीकार करो। और सचमुच में महाराज विजय सिंह ने नियति के आगे हाथ जोड़े और कहा कि हे विनयवती, तुम सचमुच में सही कह रही हो। विधि के विधान को मिटाने वाला मैं कौन होता हूं? मेरी आंखें खोल दी है तुमने। और धूमधाम से महाराज विजय सिंह और रामसेन ने अपने पुत्र जयसिंह के साथ में राजकुमारी चंद्रवती का विवाह संपन्न कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिनों के बाद छोटी छोटी कहानियां फिर से हम शुरू करने के पश्चात ऐसी कोई एक धारावाहिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। बहुत